हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है राहुल हलगर जी ने। और दोस्तों, आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह टेलीफोन की घंटी बज उठी। उस समय आंख बंद कर आधी नींद में था। शायद सुबह के 10 बजने वाले थे। रात को कुछ ज्यादा ही समय तक एक लेखन पर जुटा हुआ था, इसलिए अब तक सो रहा था। फोन उठाया, उधर पत्रिका संपादक दिवाकर चटर्जी थे। बोले, प्रशांत जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक जरूरी काम करना है। ओके सर, ये कहकर फोन रख दिया। अब क्या हुआ? कौन सा बादल फट गया? आंख मलते हुए बड़बड़ाया। वैसे भी पत्रिका ऑफिस में ऐसा क्या काम आ गया? मैं प्रशांत बसु कोलकाता में एक पत्रिका में लेखक हूँ। मेरी पत्रिका में अपना एक कॉलम है जिसमें मैं कई रहस्यमय घटना और कहानियों को लिखता हूँ। मेरे इस भाग को लोग काफी पसंद भी करते हैं, इसलिए कुछ सालों में पत्रिका बिक्री की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कई लेटर मुझे प्रतिदिन आते हैं कि मेरी रहस्यमय घटना की कहानियां उन्हें पसंद है और आगे भी ऐसी कहानियां लिखूं। इसी एक कॉलम में लिखने में मुझे जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं अपना गुजारा कर रहा हूं। तभी अपने काम में बहुत ध्यान भी देता हूं। ऑफिस पहुंचकर दिवाकर चटर्जी के चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। मैं बोला, दिवाकर सर, फिर कहीं भेजने का प्लान तो नहीं है? दिवाकर हंसकर बोले, तुम तो मन की बात भी जान जाते हो। पुरुलिया का नाम सुना है? मैं हंसते हुए बोल गया, बंगाली होने का क्या फायदा जब मैं पुरुलिया के बारे में ही नहीं जानता। दिवाकर बोले, मजाक कर रहा हूँ। तो बात यह है कि पुरुलिया के पास ही एक स्टेशन है, बेगुन कोडोर। मैं दिवाकर चटर्जी की बात काटते हुए बोला, हाँ, कुछ दिन पहले पेपर में आर्टिकल पढ़ी थी कि कई साल बाद वहाँ ट्रेन रुकी रही। दिवाकर बोले, हाँ सही कहा, उस स्टेशन को लोग भूतिया मानते हैं, पर उसके बारे में किसी पत्रिका में कुछ कहानी छपी है। मुझे ये नहीं लगता। तुम जाकर वहाँ के लोगों से सही थॉट का पता करो और रहस्य कॉलम में एक बेहतरीन कहानी लिखो। ठीक है, मैं कल निकलता हूँ। इतना कह मैं चला आया। वैसे आपको उस स्टेशन के बारे में बता दूं तो वो स्टेशन पुरुलिया और बोकारो की लाइन में पड़ता है। वहाँ के सब मानते हैं कि वो एक भूतिया स्टेशन है, इसलिए स्टेशन को 1976 में बंद करा दिया गया था और इस साल 2009 में 42 साल बाद चालू किया गया और रांची हटिया एक्सप्रेस की हॉल्ट तय हुई। सुना एक ट्रेन के हॉल्ट के लिए वहाँ के गांव वालों ने कड़ी मेहनत कर भाग दौड़ की और अंत में ममता बनर्जी ने इस ट्रेन की हॉल्ट तय की। अगले दिन पुरुलिया पहुँच गया और एक होटल में ठहर गया। दोपहर का भोजन कर साइंस म्यूजियम और जिला लाइब्रेरी और अन्य जगह घूमने चला गया। फिर ट्रेन से बेकुन कुंडोर पहुंच गया। आदिवासियों की हड़ताल की वजह से आज ये ट्रेन देर से आई थी। बेकुन कोडोर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। ट्रेन 6 घंटे देरी से आई थी, तभी इतनी रात हुई। जब स्टेशन पर उतरा तो देखा मेरे अलावा और कोई भी इस स्टेशन पर ना उतरा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुनसान है। क्या पता ठीक जगह ही तो उतरा हूँ। पीछे घूमकर देखा नहीं, कोई भूल नहीं हुई है। प्लेटफॉर्म के खंबे पर एकमात्र जलती लाइट में साफ दिखाई दिया कि एक पीले बोर्ड पर लिखा हुआ है बेकुन कुडोर। और कुछ न सोचकर मैं सीधा स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ गया, लेकिन वहां जाकर भी हताशा होना पड़ा। आसपास के किसी भी केबिन में लाइट नहीं जल रही। गए कहाँ सब? तो क्या रात में यहाँ कोई स्टेशन मास्टर नहीं रहता? खुद के मन में ही ये सब कह रहा हूँ। समझा यहाँ किसी को बुलाने से कोई लाभ नहीं। आसपास भी किसी घर के चिन्ह तक नहीं है।
बहुत दूर 2-4 बत्ती दिखी, शायद वहाँ लोग हो सकते हैं। इसके अलावा चारों तरफ खेत और पेड़। मैं भयभीत और डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन पूरी रात इस स्टेशन पर रहने को मन राजी ही ना हुआ। इसका एक कारण ये है कि इस जगह के आसपास लूटपाट की घटना अक्सर ही पेपर में पढ़ता हूँ, इसलिए इस जनहीन जगह ऐसी किसी मुसीबत में पड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरे बैग में रात का खाना और पानी है, इसलिए निश्चिंत हुआ अब केवल एक रात रुकने के लिए जगह मिल जाए। ये सब सोच ही रहा हूँ कि किसी ने पीछे से बुलाया, कहाँ जाओगे? इस सुनसान जगह मनुष्य की गले की आवाज सुनने के कारण चहल उठा था। तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी लुंगी और बनियान पहनकर खड़ा है। स्टेशन की जलती धीमी लाइट में जो समझा आदमी की उम्र यही कोई 60 के आसपास है। मध्यम ऊंचाई, सिर टकला और शरीर का रंग काला ही बोल सकते हैं, पर चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। आप जाओगे कहाँ? फिर प्रश्न किया आदमी ने। इस बार मैं बोला, यहाँ कहीं रहने की कोई जगह है? यहाँ पर तो नहीं है, पर आपको आपत्ति ना हो तो रात आप मेरे घर में काट सकते हैं। ये बात सुनकर खूब निश्चिंत हुआ। मन ही मन में सोचा, चलो रात में कम से कम किसी दुष्ट के हाथ नहीं पड़ूंगा। आपने बचा लिया। खड़े होकर यही सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारूं, आपको कैसे धन्यवाद दूं, समझ नहीं पा रहा। बात समाप्त होने पर वो आदमी थोड़ा हंसकर बोला, समझ जाएंगे, आइए आप मेरे साथ। यही बोलकर मेरे आगे आगे वो आदमी चलने लगा। मैंने भी उन्हें अनुसरण किया, लेकिन फिर एक बात मेरे मन में आ रही थी कि इस आदमी ने जिस घर के बारे में बताया कि वहाँ कहाँ है, आसपास तो कुछ नहीं है। अब तक जिस बारे में ध्यान नहीं दिया, वो अब याद आया कि ये आदमी आया कहाँ से। मैं जब ट्रेन से उतरा तब तो स्टेशन पूरा खाली था। क्या पता रहस्य और रोमांचक लेकर हर वक्त सोचने की वजह से ऐसा प्रश्न मन में आ रहा है। मन के सभी आशंकाओं को फेंककर मैंने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पूछा। उस आदमी ने कहा, हितेश चंद्र। ये बोलकर हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा किया। वो देखिए, वही मेरा घर है। देखा सही में कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर के आगे एक लालटेन जल रही है। ये स्टेशन के पीछे होने के कारण शायद तभी नहीं दिखाई दिया। घर का दरवाजा खोलकर हितेश बाबू ने मुझे अंदर आने को कहा। मेरी एक आदत है कि कहीं से आकर हाथ पांव ना धोकर घर के अंदर नहीं जाता, वो चाहे किसी का घर क्यों ना हो। वैसे भी ट्रेन सफर के कारण चेहरे पर पानी के 2 छींट जरूरी हैं, इसलिए बोला, अच्छा हाथ पैर धोने का पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर, बोलकर हितेश बाबू ने घर की बाईं तरफ हाथ से इशारा कर कर बोला। उधर देखिए, एक कुआं है, थोड़े कष्ट से पानी उठाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, परेशानी किस बात की है, मैं अभी आता हूँ, बोलकर घर के दरवाजे पर बैग को रखकर कुएं पर हाथ पांव धोने गया। फिर बैग से गमछा निकालकर हाथ पांव पोंछकर घर के अंदर गया। घर के अंदर वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। 2 खटिया, एक स्टील का बॉक्स और रस्सी में झुलाए गए प्रतिदिन के कपड़े। घर की दाहिनी तरफ बड़ा सा बनाया एक और कमरा था, शायद खाना बनाने का घर था। हितेश बाबू ने पूछा, आपके घर में और कोई नहीं है? नहीं, मैंने शादी नहीं की, अकेला ही रहता हूँ। स्टेशन मास्टर का काम करता हूँ और खाना बना देता हूँ, उसी से मेरा चल जाता है। इतनी देर बाद वो बात मुझे याद आई। बोला, अच्छा यहाँ के स्टेशन मास्टर को तो कहीं नहीं देखा, कहीं गए हैं क्या? ये सुन हितेश बाबू हंसकर बोले, जाएंगे कहाँ, हम क्या ही जा सकते हैं, आसपास ही कहीं है। इधर चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। स्टेशन के गोदाम में माल रखे होते हैं, शायद वहीं देखभाल करने गए होंगे। अच्छा, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? खराब समय में जो मनुष्य आपकी मदद करता है उसके साथ कुछ छुपाना ठीक नहीं, इसलिए मैंने सब खुलकर बता दिया। सब कुछ सुनकर कुछ क्षण के भीतर ही हितेश बाबू का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर वो चेहरे पर शांत भाव लाकर बोले, देखिए बात बात में मैं आपसे खाने पीने की बात
भूल ही गया। मैं उन्हें रोकते हुए बोला, अरे नहीं नहीं हितेश बाबू, रात का खाना मेरे पास है, मैं खा लूँगा। आप बल्कि इस स्टेशन के बारे में मुझे कुछ बताइए। मतलब इस स्टेशन को लेकर जो सब भूतिया कहानी सुनाई जाती है, क्या वो सच है? सुना है किसी लड़की की आत्मा ट्रेन लाइन के ऊपर इधर उधर चलती है। आपने देखा कभी? हितेश बाबू ने एक बार मेरे चेहरे को देखा, फिर सिर झुकाकर बोले, कहानी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये ऐसा है मानो अभी कुछ दिन पहले की घटी घटना है। मैंने उसको खुद की आंखों से देखा। हितेश बाबू बोले, ये लगभग आज से 40 साल पहले की घटना है। हमारे गांव की एक लड़की आरती, उसके साथ शादी हुई थी यही पास के गांव के एक लड़के के साथ। उसका नाम तपन था। दोनों को ही मैं पहचानता था। आरती को तो मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे काका काका कहकर बुलाती थी। शादी के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन फिर उत्पात शुरू हुआ। तपन रोज दारू पीकर आने के बाद आरती को मारता। बचपन से ही आरती को देख रहा हूँ। अगर मेरी लड़की होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती, इसलिए उसकी यह दशा देखकर बहुत बुरा लगता था। माँ स्वर्गवासी, लड़की और बाप का भी शरीर ठीक नहीं था, कब मर जाए, इसलिए किसी तरह उसकी शादी कर दी। लेकिन हुआ उल्टा, बाप बच गया, मर गई लड़की। उस दिन रात में स्टेशन मास्टर गोदाम का सामान देखने गए थे और मैं स्टेशन के ब्रेंच पर लेटकर इधर उधर कर रहा था। बाहर अच्छी हवा थी, इसलिए नींद से आंख भी बंद हो रही थी और उधर मालगाड़ी आने का भी समय हो गया था। ठीक उसी समय मैंने सुना कि कोई लड़की रो रही है। इतनी रात में एक लड़की क्या कर रही है, यही सोचकर जल्दी से उठा तो देखा कुछ ही दूरी पर आरती बैठकर रो रही है। मैंने जल्दी से पास जाकर पूछा, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो बेटी, और रो क्यों रही हो? तपन मुझे गलत रास्ते पर उतारना चाहता है। यही सुनकर मैंने उसे गाली दी और उसने मुझे बहुत मारा। और नहीं जाऊंगी काका, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारा भाग्य खराब है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच मैंने देखा स्टेशन मास्टर भी वहां आ गए। ये सुनकर वो तो बहुत गुस्सा हो गए और बोले, इन सब बदमाशों को तो जेल भेज देना चाहिए, हरामी जानवर कहीं के। तुम मत रो बेटी, जाओ घर जाओ, कल एक बार मैं खुद ही जाऊंगा, अभी तुम घर जाओ। वैसे तुम अकेली जाओगी कैसे? हितेश तुम उसको घर छोड़ आओ। ये बोलकर स्टेशन मास्टर चले गए। मैंने आरती को बोला, तुम यहीं बैठी रहो, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। यही बोलकर मैं घर की तरफ आ रहा था, तभी मालगाड़ी की आवाज सुनाई दी। क्या कहूँ आपको, एक भय सीने के अंदर दौड़ गया। मैं फिर जल्दी से स्टेशन की तरफ भागा, तब देखा आरती मालगाड़ी की तरफ जा रही है। मैं उसे पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए पीछे से भागा, लेकिन वो सीधा कूद गई मालगाड़ी के सामने। फिर बहुत तेज एक चिल्लाहट। हे भगवान, वो क्या दृश्य था, आपको कहकर नहीं समझा सकता। मालगाड़ी के डिब्बे में तब भी उसके सफेद साड़ियों के टुकड़े उड़ रहे हैं। हितेश बाबू ने जब इतनी बात समाप्त की, इसी बीच लालटेन के उस प्रकाश में पूरा परिवार कुछ बदल सा गया था। हितेश बाबू के कहानी सुनाने की वजह से ही हो या चाहे मेरे ट्रेन यात्रा के कारण ही हो, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं सिमटता जा रहा हूँ। ठीक उसी समय मैंने देखा घर के अंदर एक लंबा छाया दिख रहा है। मैं चौंक कर बाहर की तरफ देखा। हितेश बाबू खटिया से उतरकर बाहर की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, अरे आइए स्टेशन मास्टर जी, इन्हीं के साथ बात कर रहा था। इतना कहते ही घर के भीतर हितेश बाबू की उम्र का ही एक आदमी ने प्रवेश किया। उसकी पोशाक को देखकर ऐसा लगा कि यही स्टेशन मास्टर है। घर के अंदर आते ही वो आदमी मुझसे बोला, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या करूँ, फिर से उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। इसके बाद 2-3 बात के बाद स्टेशन मास्टर ने हितेश बाबू से कहा, हितेश चलो देखते हैं आज क्या होता है, गाड़ी का समय तो हो ही गया है। हितेश बाबू ने मुझसे कहा, चलिए आप भी हमारे साथ। हितेश बाबू और स्टेशन मास्टर दोनों स्टेशन की तरफ चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं दोनों लोग?
ये बात मन के भीतर आने पर भी मैं अभिमंत्रित होकर उनका अनुसरण किया। स्टेशन पर आकर देखा कोई भी कहीं नहीं है। गए कहाँ सब? 2-3 बार बुलाया भी, हितेश बाबू, लेकिन कहाँ किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। केवल एक मालगाड़ी के आने की आवाज आ रही है। इसी बीच देखा जिस तरफ से गाड़ी आ रही है ठीक उसके विपरीत दिशा से एक सफेद साड़ी रेलवे लाइन के ऊपर से चली आ रही है। मेरे सामने पास आने पर देखा मानो साड़ी किसी के शरीर पर लटकी हुई हो, पर कुछ ही देरी में देखा वो और कुछ नहीं, वो एक लड़की का शरीर है। सही शरीर नहीं, टूटा फूटा शरीर। सिर तो कंधे के पीछे कट कर झूल रहा है। कमर के नीचे का शरीर किसी तरह चमड़े के साथ लगा हुआ है, पर वो शरीर हवा में ही मालगाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। ये दृश्य देखकर मानो पत्थर सा हो गया, मानो मेरी ज्ञान बुद्धि सब शून्य हो गई। क्या ये वास्तव में है या कोई सपना है? केवल मैंने समझा कि चाहते हुए भी जगह से मैं हिल नहीं पा रहा। मेरी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई, मानो फट जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और दृश्य ने मुझे भय के अंतिम सीमा को पार करने का बाध्य कर दिया। मैंने देखा कि कहां से हितेश बाबू और स्टेशन मास्टर भी आकर उस कटी लड़की के शरीर के पीछे चल रहे हैं। तुरंत ही वो मालगाड़ी आकर उनके ऊपर से जाने लगी। ऐसा दृश्य और मालगाड़ी की आवाज, ये सब मिलाकर मेरे दिमाग का संतुलन को ग्रास करने लगा। मैं वहीं पर माटी में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद और कुछ याद नहीं। जब ज्ञान वापस आया तो सुबह हो गई थी। मैं वहीं पर गिरा हुआ था। एक एक कर रात की सभी बात मुझे याद आई, लेकिन तब भी सब कुछ कल रात की एक भयानक सपना ही लग रहा था। किसी तरह उठकर हितेश बाबू के घर की तरफ गया। आश्चर्य, वो घर कहाँ है? ये तो झाड़ी है और जंगल से घिरा एक जगह है। उसके ठीक बाईं तरफ कुएं के पास जाकर देखा वो एक बहुत पुराना टूटा फूटा कुआं। भीतर झांककर देखा पानी की एक बूंद भी नहीं है। कल रात को मेरा सिर घूमने लगा। किसी तरह खुद को संभाला। कल रात को घर के पास आकर देखा कुछ ही दूरी पर मेरा बैग रखा हुआ है। हाथ में लेकर देखा खाना पानी तौलिया सब जैसा कि तैसा ही है। कहाँ था मैं रात को कल? अच्छा, क्या तब सब सपना ही है या मैं भी बचा नहीं हूँ? क्या मैं भी मर गया? कुछ भी सोच नहीं पा रहा। खुद को किसी तरह स्टेशन पर ले गया और वहाँ एक बेंच पर बैठा। कुछ ही देरी बाद पैंट शर्ट पहने एक आदमी साइकिल से उतरकर स्टेशन घर गया। उसी समय मुझे देखकर मेरी तरफ आया। मेरी आंख और चेहरे का क्या हाल हुआ है वो मैं नहीं जानता। हो सकता है कल रात उस विभत्स घटना की छाया अभी भी मेरे चेहरे पर हो। वही देखकर उस आदमी ने मुझसे पूछा, कौन है आप, कहाँ जाएंगे? प्रश्न पूछने के कुछ देर बाद मैंने अपना परिचय देकर सब बात खोलकर बताई। सब कुछ सुनकर वो आदमी तो हस्त प्रस्त हो गया। सर्वनाश, कल आप यहाँ थे, आपका भाग्य अच्छा है साहब। मेरा तो ये सब सुनकर ही हाथ पांव ठंडे हो जा रहे हैं। चलिए आप मेरे केबिन में। ये बोलकर वो आदमी मुझे पकड़कर केबिन में ले गया। पता चला ये आदमी ही इस समय का स्टेशन मास्टर है। नाम है दिनेश राय। उनके मुंह से ही ये बात सुनी। पहले उस लड़की की मौत के बाद और 2 लोग मर गए थे। एक आदमी का नाम हितेश दास और एक तबका स्टेशन मास्टर। उसके बाद बहुतों ने उन तीनों को इस स्टेशन में घूमते देखा है। यहाँ रात को कोई भी नहीं रहता। कल ट्रेन ने बहुत देर किया था, इसलिए मैं भी यहाँ से चला गया था। मालगाड़ी के इंजीनियर ड्राइवर ने भी कई बार देखा है कि उस लड़की के पीछे वो दोनों आदमी भागे चले आ रहे हैं। मानो वो उस लड़की को बचाना चाहते हैं। बहुत दिनों से ऐसा होता रहा है, इसलिए यहाँ किसी ट्रेन का हाल्ट नहीं था। वो तो हमारे रेलवे मंत्री ममता बनर्जी के कारण इस ट्रेन को फिर से शुरू किया गया। जो भी हो, मेरे कई सवालों को छोड़ जवाब मुझे मिला। दिनेश के अच्छे आचरण के चलते उनके रेलवे क्वार्टर में ही नहाना खाना हुआ। ये आदमी सच में ही बहुत अच्छा है। उसके ऊपर कोलकाता के रहने वाले रोजगार के चलते ही यहाँ पर है, इसलिए मेरे प्रति उनकी सहानुभूति में कोई गलती नहीं रही। वहाँ से शाम की ट्रेन से पुरलिया फिर सीधा अपने घर। अगले दिन ये सब कुछ सुनकर दिवाकर जी चिंतित होने से ज्यादा खुशी हुए और बोले, क्या हुआ? देखा तो एक रोमांच का विषय मिला।
जाओ अब कुछ दिन तुम्हारी छुट्टी, जाकर एक बढ़िया सा रहस्यमयी लेख लिखो। उनकी इस बात पर क्या बोलूं, वो सब ना सोचकर सीधा बाहर निकल गया। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। लाइक और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।